चलिए, डिस्कशन के लिए बड़े इंटरेस्टिंगली मुझसे कहा गया है कि सर ग्राफ पर बेस्ड जितने भी सवाल है वो सारे करा दो। एक दो सवाल पहले लिखा है तो चलिए क्यों ना एक तरीके का एक अच्छा कंसेप्ट क्लियरिंग भी हो जाएगा। तो पैकेज में जितने भी ग्राफ पर बेस्ड सवाल है वो सारे करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल में मुझे ग्राफ बना हुआ दिख रहा है थर्ड में, एक तो इसको कराऊंगा और 8th और 12th ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 8th और 12th इन दोनों ये लिखा है और इसके साथ में फिर आगे मुझसे चाहते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का थर्ड वाला भी कर दो। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस का थर्ड वाला भी कर देता हूं और इसके बाद लास्टली प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE रुड़की में प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE से 22nd वाला भी कर देता हूं। प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE से 22nd प्रॉब्लम भी कर देता हूं। यह 5 प्रॉब्लम्स मैं आज डिस्कस कर देता हूं और फिर आज का दिन फिनिश। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस थर्ड प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को देखें। एक ग्राफ इस तरह का बना रखा है, मैं ग्राफ पहले बना देता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन MeV दे रखा है और यह ग्राफ इस तरह से बना हुआ है 30 और यह ऐसे। इधर कोई Z न्यूक्लियई है, सबसे टॉप पर कोई Y न्यूक्लियई है, इससे नीचे इधर कहीं कोई X है, इधर W है, इसके लिए 5 है और इसके लिए Y के लिए इन लोगों ने दे रखा है 8.5 और फिर X के लिए जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 8 और फिर W के लिए जो वैल्यू दे रखी है वह है 7.5। इस तरह का एक ग्राफ दे रखा है। आई होप द थिंग्स आर विजिबल टू यू। Z के लिए 5 MeV, W के लिए बड़े ध्यान से हम ग्राफ को देख रहे हैं, ये बातें कंक्लूड कर ले रहे हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, यह मास नंबर 30 है और यह 60, यह 90 और इधर आते आते यह 120। WXYZ 4 न्यूक्लियई, चारों के मास नंबर, चारों के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। ए प्रोसेस है Y गिविंग यू टू Z। अब हम कहते हैं, ध्यान रहे, एनर्जी released during any reaction is always equal to binding, the total summation of binding energy of reactant, binding energy of reactant minus summation of binding energy of product. Always remember this. इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लो। Delta E of any reaction is always the total binding energy of reactant minus the total binding energy of product. जैसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी के लिए करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल उसी तरीके से वहां बॉन्ड एनर्जी को BE लिखते हैं, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी को BE लिखा जा रहा है और एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज होगी Y 8.5 इंटू 60 इंटू 8.5 माइनस 2 इंटू Z के लिए मैं लिखूंगा
दैट इज दिस 5 into 30, 5 into 30। यदि यह पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यदि यह निगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होगी। जरा सॉल्व करके देख लीजिए। दूसरे में W gives you X plus Z, इसके लिए डेल्टा ई W is 120 into 7.5 माइनस X plus Z, X के लिए मैं लिखूंगा 90 into 8 प्लस Z के लिए मैं लिखूंगा 30 into 5। सॉल्व करके देख लीजिए। पॉजिटिव आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, निगेटिव आता है तो एनर्जी रिलीज होगी। W gives you 2y, तो इसके लिए मैं डेल्टा ई लिखूंगा। W के लिए 120 into 7.5 माइनस 2 into y के लिए मैं लिखूंगा 60 into 8.5, 60 into 8.5। वंस अगेन पॉजिटिव आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, नेगेटिव आता है तो एनर्जी रिलीज होगी। X गिविंग यू y प्लस Z। वंस अगेन इस प्रॉब्लम में भी एक लर्निंग प्रोसेस बड़ा अच्छा हो रहा है। एक तो नया कंसेप्ट आ गया, सीख लिया और प्रॉब्लम को भी हल कर लिया। X के लिए मैं लिखूंगा 90 into 8 माइनस y प्लस Z। y के लिए लिखूंगा 60 into 8.5 प्लस Z के लिए 30 into 5। इन सभी को सॉल्व करके बस हमें यह देखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से निगेटिव है। पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, निगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होगी। मैं सीधा सीधा आंसर देखता हूं और सी मींस इसमें हमको निगेटिव आंसर मिलेगा और बाकी सभी में हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज सी। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। मैं कहता हूं इट्स अ गुड प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो पूछा गया कोई गलत नहीं पूछा गया। इस तरह के सवाल जनरली सभी लोग पूछते ही हैं और सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया, लॉजिक बता दिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद दोबारा मैं रिपीट कर दूं, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब, चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी जो होती है, दैट इज समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यह एक्सप्रेशन हम अप्लाई करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 8th ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। Now let's start looking at this 8th objective। ध्यान से पढ़ें। A radioactive sample consists of two distinct species having equal number of atoms। A radioactive sample, एक radioactive sample है, उसमें दो अलग अलग species है और उनके बराबरी से एटम्स है। The mean life of one of the species is tau। एक species का mean life tau है। Mean life means average life। T1 average is tau means lambda 1 is 1 by tau, and that of other T2 average is 5 tau means lambda 2 is 1 by 5 tau। यह दोनों रेडियोएक्टिव स्पेशीज है। The decay product in both cases are stable। दोनों केसेस में जो फाइनली डीके प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टेबल है। ठीक है। द प्लॉट इज मेड फॉर टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉर्म। अब देखिए जो चारों ग्राफ देख रहा है, मैं तो एक साधारण सा लॉजिक बोलता हूं। जो
पहला न्यूक्लियाई है N1 वर्सेस टाइम, वह कुछ ऐसा होगा टाइम के साथ N0, और जो दूसरा है न्यूक्लियाई N2 वर्सेस टाइम, वह भी कुछ ऐसा ही होगा, बस दोनों का रेट ऑफ डिक्रीज कम होना चाहिए। अब उनने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विथ टाइम। द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विथ टाइम जब हम प्लॉट करेंगे तो एक बात पक्का है, समय के साथ टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को कम ही होना है। इनिशियली 2n0 होएगा और वह इन दोनों के सम के रेट से ऐसे कम होएगा, मगर बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। करेक्ट आंसर पक्का डी ही होएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ए में जो ए ऑप्शन है उसमें ग्राफ इस तरह से दे रखा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ समय के लिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कांस्टेंट ये नहीं है, वो हमेशा ही कम होते जाएंगे, शुरू से आखिरी तक कम ही होते रहना है, ये गलत है। बी में इस तरह से ग्राफ दे रखा है, ये तो कुछ भी रैंडम ग्राफ है, जीरो टाइम पर कोई डिफाइन ही नहीं करा, और पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कभी भी बढ़ नहीं सकते। और सी में इस तरह से ग्राफ दे रखा है, एन वर्सेस टाइम, पहले कम होते हुए फिर ऐसे बढ़ते हुए, यह भी नहीं हो सकता। ए, बी और डी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहीं बढ़ तो सकते ही नहीं है, उन्हें हमेशा कम होते जाना और कांस्टेंट इस तरीके से। इन दोनों ग्राफ को ऐड कर दिया एक तरीके से और हमें टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद टाइम इसी तरह से मिलना है। उसको फर्स्ट ऑर्डर डीके, एक्सपोनेंशियल डीके जैसा ही दिखना है। इट्स अ सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। हम इस तरह से 8th वाला प्रॉब्लम, अब 12th वाला प्रॉब्लम देखेंगे। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, देखिए ध्यान से। Now, the next problem, let us say, solve the 12th objective. The graph showing the energy spectrum of beta particles. ये ग्राफ तो बना ऐसा कैसे, जो बीटा रेस का जो नेचर बनाया हुआ है उसमें बनाया हुआ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर बीटा पार्टिकल्स। यह मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं सीधा सीधा मार्क कर देता हूं, जो सी वाला आंसर है वह सही है, जिसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी के लिए यह ग्राफ मैंने बनवाया था, यह ग्राफ बताया था और यह सही है। जो ए में दे रखा है, ए में ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा है, यह गलत है। बी में ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा है, यह भी गलत है। और सी बिल्कुल सही है। सी ग्राफ जो बना रखा है वह कुछ ऐसा है, यह सही आंसर है। और डी भी गलत है। डी में ग्राफ कुछ इस तरह से बना रखा है, यह भी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम इज सी। दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सी को हम मार्क करेंगे इस केस में। दिस इज एनर्जी, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा रेस की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। थ्योरी में वह चीज देखिए और आपको यह चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस थर्ड करूंगा।